ठीक है, कमेंट करिए एक बार। सबसे पहले वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस आ रही है सभी को क्लियरली? और दूसरा जो है आपका लास्ट टॉपिक जो था, कमेंट करिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन जल्दी। फास्ट। सही लगते हैं। एक बार लास्ट टॉपिक जो भी है वो आपका एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन जल्दी से। फास्ट। 4 टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी, साहिल कह रहे हैं 4 टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी। अच्छा, अपन ने स्टेट्स देखे होंगे कंसिस्टेंसी के, स्टेट्स देखे होंगे कंसिस्टेंसी के, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड स्टेट। यही था लास्ट टॉपिक। वेरी गुड। तो स्टार्ट करते अपन आज के न्यू टॉपिक से, तो उसी को एक बार कंटिन्यू करें। तो देखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वाटर कंटेंट, डिपेंडिंग अपॉन द वाटर कंटेंट, डिपेंडिंग अपॉन द वाटर कंटेंट, जल्दी बता जाइए फास्ट। डिपेंडिंग अपॉन द water content, consistency are classified into, consistency are classified into 4 stages। 4 स्टेजेस। कौन कौन से स्टेजेस हैं वो भी देख लीजिएगा। फर्स्ट जो है वो आपकी सॉलिड स्टेज, फर्स्ट है आपकी सॉलिड स्टेज। द सेकेंड वन इज सेमी सॉलिड स्टेज। थर्ड वन इज प्लास्टिक स्टेज। फोर्थ वन इज लिक्विड स्टेज। ठीक है, so according to the, on the basis of water content, consistency are classified into 4 stages: solid, semi-solid, plastic and liquid। नोट डाउन करिए फास्ट, नोट डाउन करिए। डिपेंडिंग अपॉन दी वाटर कंटेंट, कंसिस्टेंसी को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है: सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड। वेरी गुड, नोट हो गया। देखिए, बात कर रहे हैं अपन सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड। मतलब क्या है कि जैसे जैसे वाटर कंटेंट हम ऐड करते जा रहे हैं किसी भी सॉइल सैंपल में, तो सॉइल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। जैसे अगर बात करें सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है, जिसमें वाटर कंटेंट ना है, एक तरह से ना के बराबर है, ना है। जैसे वाटर कंटेंट और ऐड किया, इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड टू सेमी सॉलिड। then again we are adding more water, then it will convert into plastic, and more water then it will convert into liquid। जैसे जैसे वाटर कंटेंट हम उसमें ऐड कर रहे हैं, वैसे वैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में सॉइल क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। किसके बेसिस पे हो रही है? कंटेंट, वाटर कंटेंट के बेसिस पे हो रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? चलिए फास्ट। वेरी गुड। तो ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट, अब इसका हम ग्राफ देखेंगे। यहाँ तक हो चुका सभी का, तो ग्राफ पे आते हैं। देखिए, ग्राफ की अगर बात करें, तो एक एक्सिस पे तो होगा आपका वॉल्यूम, और अनदर एक्सिस पे होगा आपका वाटर कंटेंट। वाई एक्सिस पे होगा वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे क्या होगा आपका वॉल्यूम, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा आपका वाटर कंटेंट। एक्स एक्सिस पे क्या होगा आपका वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट
डब्लू एक्सिस पे वॉल्यूम, दूसरे एक्सिस पे वाटर कंटेंट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ ड्रॉ करना। देखिएगा, ये एक बार रुकिए। चलिए, एक बार कनेक्ट हो जाइए फास्ट। चलिए, गुड। ठीक है, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। ये आपको कर्व या ग्राफ क्या शो करता है वो देखिएगा। यहाँ पे वॉल्यूम है और इस एक्सिस से वाटर कंटेंट है, मतलब जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी सॉइल में अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। अब यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे बात करें फर्स्ट, रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सॉलिड स्टेट को। ये फर्स्ट जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सॉलिड स्टेज। सेकंड जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेमी सॉलिड स्टेज को, सेमी सॉलिड स्टेज को। थर्ड वन विल रिप्रेजेंट दी प्लास्टिक स्टेज, प्लास्टिक stage, and fourth one will represent the liquid stage. ठीक है? तो on the basis of water content, soil are classified in the various stages. कौन कौन सी, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड। जैसे जैसे वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे स्टेज के चेंज हो रहे हैं। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम, अगर वाई एक्सिस पे तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे लिखते हैं वी डी ड्राई वॉल्यूम, वीपी लिख दे प्लास्टिक वॉल्यूम, और वी एल वॉल्यूम एट द लिक्विड स्टेज। क्या लिख दिया आपने, वी डी ड्राई वॉल्यूम, प्लास्टिक वॉल्यूम, वॉल्यूम एट द लिक्विड स्टेज। क्लियर हुआ। अब इसी के कंटेक्स्ट में हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ वाटर कंटेंट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू एस हियर, डब्ल्यू पी एंड हियर डब्ल्यू एल। कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट बाउंड्री वाला पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट। क्लियर हुआ। डब्ल्यू एस, डब्ल्यू पी एंड डब्ल्यू एल। डब्ल्यू एस, डब्ल्यू पी एंड डब्ल्यू एल क्या होता है, डब्ल्यू एस इज द श्रिंकेज लिमिट, इट इज द प्लास्टिक लिमिट, इट इज द लिक्विड लिमिट। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अपन यहीं पे थे क्या, पक्का कंसिस्टेंसी पे ही थे अभी तक, या कुछ आगे बढ़ चुके थे। चैप्टर नंबर सेकंड पे ही थे क्या हम अभी तक, यहीं तक थे। ओके, काफी धीरे चल रहे हैं अपन, इसका मतलब चैप्टर नंबर सेकंड पे अपन प्रॉपर्टीज में ही चल रहे हैं अभी तो। चलिए, कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा आगे हो चुका था। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, हो गया यहाँ पे नोट सभी का। डब्ल्यू एस, डब्ल्यू पी एंड डब्ल्यू एल, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट। अब एक क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, द बाउंड्री बिटवीन semi-solid and solid state is known as shrinkage limit. The boundary between plastic stage and semi-solid stage is known as plastic limit. The boundary between liquid stage and plastic stage is known as liquid limit. Clear हुआ सभी को, क्लियर हुआ, बताइए। यस, वेरी गुड। तब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका पहली लिमिट। लिमिट्स देख रहे हैं, फर्स्ट लिमिट जो है वो है आपका श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू एस। श्रिंकेज लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू एस। श्रिंकेज लिमिट क्या है, इट्स द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट। सर ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट इस पे सॉइल कैसी स्टेट में होगी, सॉइल इज इन सैचुरेटेड स्टेट, नॉट प्लास्टिक, सैचुरेटेड स्टेट, मतलब उसके अंदर सारे वॉइड्स जो है
टोटली वॉइड इज फिल्ड विद वाटर, मतलब सैचुरेटेड स्टेट में होगी, और इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द फर्दर रिडक्शन इन वाटर कंटेंट डज नॉट रिडक्शन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई रिडक्शन नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है श्रिंकेज लिमिट में। तो लिखिएगा उसके लिए यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट की डेफिनेशन, यहाँ पे क्या लिखनी है हमें, श्रिंकेज लिमिट की डेफिनेशन लिखनी है। लिखिए, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट, इट इज द minimum value of water content, it is the minimum value of water content at which soil mass is, at which soil mass is completely saturated, या saturated लिख सकते हो, बात एक ही है, completely saturated, it is the minimum value, ये वो मिनिमम वैल्यू है वाटर कंटेंट की जिसपे सॉइल मास कैसी होगी, सैचुरेटेड स्टेज में होगी ना, कंप्लीटली सैचुरेटेड स्टेज किसमें होगी, कंप्लीटली सैचुरेटेड स्टेज। फर्स्ट फर्स्ट डेफिनेशन है। एक और इसकी डेफिनेशन होती है, एक और इसकी डेफिनेशन होती है, और वो डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच फर्दर एट विच फर्दर रिडक्शन इन वाटर कंटेंट further reduction in water content will not cause any reduction in volume, will not cause any reduction in वॉल्यूम। इसका मत मीनिंग समझिएगा, ये वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जिसके ऊपर अगर हम वाटर कंटेंट को कम भी करेंगे तो वॉल्यूम में कोई रिडक्शन या चेंज नहीं होगा, इसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो सेकंड डेफिनेशन है, द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच फर्दर रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन वॉल्यूम। नोट करिएगा। नोट हो गया, चलिए गुड। अब आते हैं अपन नोट में, क्या बोलते हैं कि श्रिंकेज लिमिट जो है, अगर वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट के इक्वल होगा, अगर वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से कम होगा, अगर वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा होगा, तो सॉइल किस स्टेट में होगी आपको बतानी है, सॉइल किस स्टेट में होगी आपको बतानी है। तो लिखिएगा नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, श्रिंकेज लिमिट के इक्वल है वाटर कंटेंट। सेकेंड, जो वाटर कंटेंट है विच इज लेस देन द श्रिंकेज लिमिट, एंड थर्ड में वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन द श्रिंकेज लिमिट। डब्ल्यू एस क्या है, श्रिंकेज लिमिट, डब्ल्यू क्या है, वाटर कंटेंट, डब्ल्यू एस जो है आपकी यह है श्रिंकेज लिमिट, लिमिट एंड डब्ल्यू इज द वाटर कंटेंट। क्लियर हुआ। अगर वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट के इक्वल है तो सॉइल किस स्टेट में होगी बताइए, अगर वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट के इक्वल में है तो सॉइल किस स्टेट में होगी, जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए। if the water content is equal to shrinkage limit the soil in saturated state, किस स्टेट में होगी तो बताया था। इससे पहले डेफिनेशन क्या लिखी थी, तभी तो क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। डेफिनेशन देखो क्या लिखी, द मिनिमम वाटर वैल्यू वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, ये वो मिनिमम वैल्यू है वाटर कंटेंट की जिस पे सॉइल कैसी हो, कंप्लीटली सैचुरेटेड या सैचुरेटेड स्टेट में हो। तो अगर वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट के इक्वल है तो क्या करना है, कैसी स्टेट होगी, तो सैचुरेटेड
या फुली सैचुरेटेड बोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? फुली सैचुरेटेड। इफ द वाटर कंटेंट इज लेस देन सिंगल लिमिट, तो पार्शियली सैचुरेटेड। पार्शियली सैचुरेटेड। इफ द वाटर कंटेंट इज मोर देन द सिंगल लिमिट, तो सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड स्टेट में होगी सॉइल। क्लियर हुआ? नोट करिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये कंडीशंस पता होनी चाहिए कि अगर वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट के इक्वल है, इफ द वाटर कंटेंट इज इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट, इफ द वाटर कंटेंट इज लेस देन श्रिंकेज लिमिट, द वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो क्या होगा? पार्शली, फुल्ली, पार्शली और सुपर सैचुरेटेड स्टेट। अब एक टेस्ट आता है श्रिंकेज लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए। एक टेस्ट होता है, उसे बोलते हैं मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड। टू डिटरमाइन द श्रिंकेज लिमिट, माइन द श्रिंकेज लिमिट, mercury displacement method mercury displacement method is used। तो श्रिंकेज लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो सभी को? मर्क्यूरी डिस्प्लेसमेंट मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द श्रिंकेज लिमिट। अब श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस वी वन माइनस वी डी अपॉन में डब्ल्यू डी इंटू गामा डब्ल्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द श्रिंकेज लिमिट। इस पर न्यूमेरिकल आता है आपका डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस वी डी अपॉन में डब्ल्यू डी इंटू गामा डब्ल्यू। अब क्या सर, ये डब्ल्यू वन और वी वन क्या है? डब्ल्यू एस तो पता है श्रिंकेज लिमिट है, डब्ल्यू वन वी वन क्या है? ऑफ अ soil mass, water content of a soil mass if the V1, ये W1 इज द वाटर कंटेंट है, वो वाटर कंटेंट जिससे जो वॉल्यूम है सॉइल मास का वो क्या है? V1 है। VD इज द वॉल्यूम, गामा W इज द ऑफ वाटर, वाटर। डन, नोट करेगा। डब्ल्यू एस इक्वल टू डब्ल्यू वन माइनस वी डी अपॉन डब्ल्यू डी इंटू गामा डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द वाटर कंटेंट एट विच वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज V1। वो वाटर कंटेंट जिस पे वॉल्यूम क्या है आपका? V1 है। VD इज द ड्राई वॉल्यूम और WD इज द ड्राई वेट और गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये है श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला। नोट कर लीजिएगा सभी। हो गया नोट? वेरी गुड, बड़े फास्ट हो आज तो। चलिए, अब आते हैं श्रिंकेज लिमिट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइनिंग द श्रिंकेज लिमिट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स को डिटरमाइन करने के लिए हम श्रिंकेज लिमिट का यूज कर सकते हैं। उसके लिए भी फॉर्मूला दिया गया था। तो क्या फॉर्मूला है? सच में नोट हो गया सभी का? आगे चलें, बताइए, ऐसा ना हो रह जाए किसी का। हो चुका है? वेरी गुड। तो लिखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट पे, बाय श्रिंकेज लिमिट टेस्ट, बाय यूजिंग
श्रिंकेज using shrinkage limit test, specific gravity of specific gravity of soil solids are also determined. क्या बोल रहे हैं? बाय यूजिंग श्रिंकेज लिमिट टेस्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड सॉलिड को डिटरमाइन भी कर सकते हैं हम श्रिंकेज लिमिट का टेस्ट का यूज करके। जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन में गामा डब्ल्यू या गामा डब्ल्यू अपॉन में गामा डी माइनस डब्ल्यू एस अपॉन में 100। ये है फॉर्मूला। गामा डब्ल्यू अपॉन में गामा डब्ल्यू एस अपॉन में 100 इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द श्रिंकेज लिमिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ श्रिंकेज लिमिट। डब्ल्यू एस को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? इस डब्ल्यू एस को हम ये भी लिख सकते हैं ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डब्ल्यू एस का फॉर्मूला जब अपन इससे पहले पढ़ा था W1 माइनस वी डी अपॉन में डब्ल्यू डी इंटू गामा डब्ल्यू। तो जो भी कंडीशन हो उन दोनों कंडीशन में किसी का भी यूज करके वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एस। ठीक है, यहाँ डब्ल्यू एस जब निकालोगे तो ये जब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट में वाटर कंटेंट सॉइल कैसे सैचुरेटेड कंडीशन में होती है, तो उसमें एस को क्या ले लेना है? हमें 1 कंसिडर कर लेना है। क्या कंसिडर कर देना है हमारे को? एस को 1 कंसिडर कर देना है। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया? स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी श्रिंकेज लिमिट टेस्ट। श्रिंकेज लिमिट टेस्ट है जिसके अंदर 1 अपॉन में गामा डब्ल्यू बाय गामा डी माइनस डब्ल्यू एस बाय 100। डब्ल्यू एस का श्रिंकेज लिमिट जब एस के लिए 1 हो जाएगी तो डब्ल्यू एस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल कैसी होती है? सैचुरेटेड स्टेट में होती है। सॉइल कैसी होती है? सैचुरेटेड स्टेट में होती है। हो गया? वेरी गुड। अब बात करते हैं श्रिंकेज रेशो की। इसी के अंदर सेकंड है श्रिंकेज रेशो। श्रिंकेज रेशो क्या होता है? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। श्रिंकेज रेशो का अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला लिखिएगा V1 माइनस वी डी अपॉन में वी डी डिवाइड बाय W1 माइनस डब्ल्यू एस इंटू 100। ये होता है आपका फॉर्मूला किसका? आर, जिस कॉल्ड दी श्रिंकेज रेशो। ये होता है आपका श्रिंकेज रेशो का फॉर्मूला। V1 माइनस वी डी डिवाइड बाई वी डी W1 माइनस डब्ल्यू एस क्लियर हुआ? इंटू 100। इसी का ही एक स्पेशल केस भी होता है इसके अंदर आर को हम क्या कर देते हैं? आर आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू। क्या हो जाता है इसी के स्पेशल केस में? आर कितना हो जाएगा? गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू। तो कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको गामा डी और दे रखा है, पूछता है श्रिंकेज रेशो निकालो, तो इसी का स्पेशल केस है। इसमें W2 बराबर डब्ल्यू एस हो जाएगा, V2 बराबर वी डी रहता है, उस केस में बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं डिग्री ऑफ श्रिंकेज। चलिए, डिग्री ऑफ श्रिंकेज
डिग्री ऑफ श्रिंकेज। डिग्री ऑफ श्रिंकेज की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, वी आई माइनस वी डी अपॉन में वी आई इंटू 100। ये होता है फॉर्मूला, वी आई माइनस वी डी अपॉन में वी आई इंटू 100 और डिग्री ऑफ श्रिंकेज फॉर कटिंग द डिग्री ऑफ श्रिंकेज। अब बात आ रही है कि सर ये वी आई क्या है। वी आई होता है आपका इनिशियल सैंपल या सॉइल मास, इनिशियल वैल्यू वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम, वी आई माइनस वी डी अपॉन में वी आई। क्लियर हुआ। अगर इसकी टेबल बनाए, टेबल ही बनती है डिग्री ऑफ श्रिंकेज वर्सेस प्लास्टिसिटी में, डिग्री ऑफ श्रिंकेज वर्सेस प्लास्टिसिटी के अंदर टेबल क्या बोलती है, डिग्री ऑफ श्रिंकेज लेस देन 5%, 5 to 10%, 10 to 15% एंड ग्रेटर देन 15%। तो प्लास्टिसिटी क्या होगी, डिग्री ऑफ श्रिंकेज कम है 5% से कम, अगर डिग्री ऑफ श्रिंकेज तो प्लास्टिसिटी कैसी होगी बताइएगा। इफ द डिग्री ऑफ श्रिंकेज इज लेस देन, if the degree of shrinkage is less than कितना 5%, तो what is the value of plasticity, गुड होगी। क्यों गुड होगी, अगर डिग्री ऑफ श्रिंकेज कम है तो प्लास्टिसिटी गुड है। गुड, मीडियम, पुअर एंड वेरी पुअर। ठीक है, if the value of degree of shrinkage less than 5%, 5 to 10, 10 to 15, 15 to greater, so good, medium, poor and very poor, vi minus vi into 100 is a value, a formula for degree of shrinkage। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। डन, वेरी गुड। अब आते हैं वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। सभी का नोट हो चुका है, ऐसा ना हो कोई रह जाए। अब आते हैं वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। फोर्थ इज वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। volumetric shrinkage is represented by Vs, V1 minus Vd upon में Vd into 100। क्या है फॉर्मूला, V1 minus Vd upon Vd into 100 और Vs is equals to R ब्रैकेट के अंदर W1 minus Ws। ठीक है, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉइल मास when the water content is W1। V1 is the volume of soil mass, the what is W1 and WS, नहीं इसके बाद अपन आते हैं VD, तो ड्राई वॉल्यूम है। और फिर हम आते हैं आपका WS, ये है डिग्री ऑफ श्रिंकेज। डिग्री ऑफ श्रिंकेज नहीं, ये आपका है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, बताइए कोई डाउट। W1 वो वाटर कंटेंट जिसपे वॉल्यूम क्या है V1, VD है ड्राई वॉल्यूम, WS है आपका श्रिंकेज लिमिट, WS है आपकी श्रिंकेज लिमिट। डन। अब आते हैं अपन प्लास्टिक लिमिट पे, श्रिंकेज लिमिट ओवर। अब आते हैं प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट कौन सा है, सेकंड।
प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं WP। प्लास्टिक लिमिट क्या होती है सर? वो मिनिमम वाटर कंटेंट या वो वाटर कंटेंट जिसपे सॉइल मास को रोल किया जा सके 3 mm के थ्रेड में, एंड द क्रैक्स जस्ट स्टार्ट टू अपीयर या जस्ट स्टार्ट टू क्रम्बल। सर इतना उसको, वो वाटर कंटेंट जिसको अपन उसको 3 mm डायमीटर में आराम से उसको रोल कर सके, और स्टार्ट क्या होंगे? क्रैक जस्ट स्टार्ट टू अपीयर होंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं प्लास्टिक लिमिट। डन है? कोई डाउट? यहाँ लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द वाटर कंटेंट, it is defined as the it is defined as the water content which soil would just begin, at which soil would soil would just begin to crumble crumble when rolled into a thread of rolled into a thread of approximate 3 mm diameter। डन हुआ? इट इज डिफाइन एज द वाटर कंटेंट, वो वाटर कंटेंट जिसपे सॉइल को अगर रोल किया जाए तो इट जस्ट बिगेन टू क्रम्बल, क्रम्बल होना स्टार्ट ही होगी, एंड रोल इनटू अ थ्रेड ऑफ अप्रोक्सीमेट 3 mm डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ थ्रेड कितना होता है? 3 mm। पूछ लेते हैं कई बार प्लास्टिक लिमिट के अंदर कितना 3 mm डायमीटर का थ्रेड हम बनाते हैं। हो गया? वेरी गुड। अब आते हैं अपन थर्ड लिमिट पे। थर्ड लिमिट अगर बात करें तो थर्ड लिमिट आपकी कौन सी होगी? श्रिंकेज हो चुकी अकॉर्डिंग टू दी ग्राफ, WS हो चुकी श्रिंकेज, WP प्लास्टिक। अब आ रही है लिक्विड लिमिट। थर्ड वन इज लिक्विड लिमिट, WL। लिक्विड लिमिट क्या स्टेटमेंट क्या कहते हैं? इट इज अ मिनिमम वाटर कंटेंट। ये सर वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसपे सॉइल मास हैज टेंडेंसी टू फ्लो, जिसमें सॉइल मास क्या हो जाएगी? फ्लो कर जाएगी। ये वो आपका वाटर कंटेंट है, मिनिमम वाटर, जिसमें सॉइल मास क्या कर जाएगी? फ्लो कर जाएगी। तो लिक्विड लिमिट पे ऑलमोस्ट सभी सॉइल की नेग्लिजिबल शेयर स्ट्रेंथ होती है, और अप्रोक्सीमेट कितनी होगी? 2.7 किलोटन पर मीटर स्क्वायर इसकी शेयर स्ट्रेंथ होती है। क्लियर हुआ सभी को? तो यहाँ पे लिखिएगा, लिक्विड लिमिट के अंदर इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच इट इज द इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट at which it is the minimum water content at which soil has tendency to flow. Soil has tendency to flow। क्या बोल रहे हैं कि ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिस पे सॉइल क्या करेगी? फ्लो करने लग जाएगी। वो मिनिमम, कम से कम वो पानी है, जैसे ही उस वाटर पे अपन ऐड करेंगे उतने में सॉइल क्या करने लगेगी? फ्लो करने लग जाएगी। तो मतलब shear स्ट्रेंथ क्या होगी एट लिक्विड लिमिट? सभी सॉइल की shear स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानी जाती है, पर एग्जैक्ट वैल्यू बात करें तो 2.7 किलोटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, ऑल सॉइल possess सेम shear स्ट्रेंथ एट लिक्विड लिमिट। सभी सॉइल सेम shear स्ट्रेंथ शो करेगी किस पे? लिक्विड लिमिट पे। तो ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है एट विच सॉइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो। सॉइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, नोट में लिखिएगा जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, नोट में लिखिएगा। वो पॉइंट क्या है आपका? वो पॉइंट है आपका, एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल हैव एट लिक्विड लिमिट ऑल
All soil have approximate at liquid limit. All soil have approximate zero shear strength. Approximate zero shear strength. But in actual अगर बात करें तो कितनी होती है? 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितनी होती है? 2.7। तो सभी सॉइल लिक्विड लिमिट में सेम बिहेवियर को शो करती है, फ्लो होती है, तो इसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या मान के चलते हैं? नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, स्मॉल शेयर स्ट्रेंथ हम मान के चलते हैं। क्लियर हुआ? एक स्टेटमेंट और आता है, एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल possess सेम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। ये स्टेटमेंट एक और आता है कि एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल possess सेम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। स्मॉल मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर हुआ? बताइए, नोट कर लिया सभी ने? वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सारी लिमिट्स देखा हमने डायग्राम के साथ साथ, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट। अब आते हैं द टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने का टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज द कैसाग्रांडे टेस्ट एंड अनदर वन इज द कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। दो टेस्ट होते हैं, कैसाग्रांडे एंड कोन पेनिट्रेशन। आइएगा नेक्स्ट पे, लिखिएगा टेस्ट फॉर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट। ठीक है, टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट, लिक्विड को डिटरमाइन करने का टेस्ट की बात आ रही है। कौन कौन से टेस्ट हमने आपको बताया? कैसाग्रांडे apparatus एंड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। फर्स्ट इज कैसाग्रांडे apparatus एंड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। कैसाग्रांडे apparatus एंड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, दो टेस्ट हैं जिसको हम यूज करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल सैंपल। नोट कर लीजिएगा। वेरी गुड। अब आते हैं कि सर ये कैसाग्रांडे apparatus क्या होता है? सभी ने किया हो कॉलेज के अंदर, देखा है? कैसाग्रांडे apparatus देखा है सभी ने? बताइए फास्ट। अब दिख रहा है कमेंट, नहीं देखा आपने? कौन से सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं क्या आप? थर्ड ईयर के हैं तो टेस्ट नहीं किया आपने कभी? सॉइल मैकेनिक्स की या जियोटेक की लैब में गए हैं आप? वहां पे एक देखा है जिसके अंदर क्या होता है, कप होता है, छोटी सी मशीन होती है, कप होता है, और उस कप के साइड में लगा होता है एक हैंडल। उसमें सॉइल को फिल करते हैं और उसको हैंडल को रोटेट करते हैं। कितने टाइम्स? 25 टाइम्स। तो वो क्या करता है? फ्रीली फॉल करता है वो कप। किस पे? एक हार्ड रबर के बेस पे वो फ्रीली फॉल करता है। तो हम क्या करते हैं? 25 नंबर ऑफ ब्लोस पे उसमें ग्रूव कट कर देते हैं। सॉइल फिल किया, उसमें ग्रूव कट कर दिया। ग्रूव कट करने के लिए दो टूल होते हैं। द फर्स्ट वन इज दी कैसाग्रांडे टूल, अनदर वन इज दी एएसटीएम टूल। दोनों टूल का यूज कर सकते हैं। उस टूल से हम क्या करते हैं? ग्रूव ग्रूव कट करते हैं। ग्रूव मतलब गैप जिसको बोलते हैं, ग्रूव कट करते हैं। और उसे फिर क्या करते हैं? वाटर ऐड करके सॉइल को उसका फिक्स फिल करते हैं, उसको रोटेट करते हैं। तो फ्रीली फॉल होकर क्या उस पर गिरता है? याद आ रहा है किसी को? फ्रीली फॉल होकर उसके ऊपर गिरता है। तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज के अंदर अगर वो ग्रूव मैच हो गया, जो काटा था हमने वो सेक्शन, अगर वो मैच हो गया 25 नंबर ऑफ ब्लोज में, वो जो वाटर कंटेंट था उस सॉइल में, वही लिक्विड लिमिट होगी। अब बात आती है कि सर अगर नहीं हुआ तो? स्टूडेंट कहेंगे सर हमने वाटर मिलाया था, 10% मिलाया वेट ऑफ दी सॉइल के। यस सर किया है साहिल, याद आ गया अब? 10% हमने मिलाया था जब हमने ग्रूव कट किया, फिर उसको हमने जब 25 टाइम्स चलाया तो वो मिला नहीं। वो 25 से ज्यादा टाइम लगा, मतलब 35 नंबर ऑफ ब्लोज के अंदर वो मिल रहा था। तो सर वो लिक्विड लिमिट होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। फिर क्या करेंगे? अगेन आप वाटर कंटेंट और ऐड करेंगे। तो 10 की जगह अपन ने 5% और ऐड किया, 15% हो गया किसका? टोटल सॉइल मास का। अगेन उसका ग्रूव कट किया, फिर आपने उसको चलाया, 30 ब्लोज में जाके वो मिला। तो क्या वाटर कंटेंट वही लिक्विड लिमिट होगी? नहीं होगी। क्यों?
हमारा एक जो एक पिन पॉइंट है वो 25 नंबर ऑफ ब्लोस। अगर 25 नंबर ऑफ ब्लो पे अगर वो मिल जाता है और उससे पहले मिल गया तो भी नहीं होगा। फिर आपने क्या किया, आपने क्या किया, सर अभी तक मिल नहीं रहा, 15% वाटर ऐड कर दिया था, अब मैं 30% कर देता हूँ सीधे। ठीक है, किसी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और 30% वाटर ऐड कर दिया, उसको फिल किया, ग्रूव कट किया और मशीन को स्टार्ट किया। हैंडल होता है छोटा सा हैंडल, अपन उसको रोटेट करते हैं। 25 टाइम अपन गिन रहे हैं, 1 2 3 4, 24 25, आपने स्टॉप किया। आप 25 तक पहुंचे ही नहीं थे, वो 15 पे ही क्या हो गया, वो ग्रूव मैच हो गया। वो जो आपने सेक्शन कट किया था बीच में से, वो ग्रूव क्या हो गया, मैच हो गया। तो क्या वाटर कंटेंट होगा सर? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करना था सर? हमारे को समझ में आ गया 15 से 30 के बीच में होना है वाटर कंटेंट। फिर आपने क्या किया, अब सब कुछ नया सॉइल लिया आपने, दोबारा उसके अंदर वाटर मिलाया। कितना मिला है? 20% मिला है, 20% या 18% वाटर मिलाया आपने। फिर ग्रूव कट किया, उसको जब स्टार्ट किया आपने तो देखा 25 नंबर ऑफ ब्लोस में मिल गया। तो जो 18% या जो 20% वाटर था, वो उस सॉइल मास की क्या हो गई, लिक्विड लिमिट हो गई। तो यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ सर ये समझ में आया कि लिक्विड लिमिट 25 नंबर ऑफ ब्लोस पे निकाली जाती है। 25 नंबर ऑफ ब्लोस पे जो भी वाटर कंटेंट होगा, वही उस सॉइल मास की लिक्विड लिमिट कहलाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? टेस्ट भी याद आया कि नहीं आया? साहिल आ गया, यस। बाकी स्टूडेंट्स को, गोविंद, अंकिता, साक्षी, टेस्ट याद आया? देखा कैसा अपरेटस था? यस, वेरी गुड। चलिए, याद तो आ गया, इतना ही काफी है। चलिए, कैसा ग्रांडे के अंदर लिखते हैं अपन। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कैसा ग्रांडे की। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कैसा ग्रांडे अपरेटस, या कैसा ग्रांडे टेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा इस कैसा ग्रांडे टेस्ट के अंदर, और क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ आपको। कैसा ग्रांडे टेस्ट में लिखिएगा, अमाउंट ऑफ वाटर एट विच, अमाउंट ऑफ वाटर एट विच, amount of water at which soil sample can close the groove, can close the groove, groove cut by the tool, which is cut by the, which is cut by the help of tool in 25 number of blows. तो क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर एट विच सॉइल सैंपल कैन क्लोज द ग्रूव विच इज कट बाय द हेल्प, विच इज कट बाय द हेल्प ऑफ टूल इन 25 नंबर ऑफ ब्लोज। अब ये कप है, कैसा ग्रांड है, कप है। इस कप के अंदर हमने सॉइल को फिल कर दिया, ये हमारी सॉइल है। और सॉइल को फिल करने के बाद क्या, हमने कुछ इस तरह से एक ग्रूव कट कर दिया इसमें, एक ग्रूव कट कर दिया। ये आपकी सॉइल मास हो गई, ये ग्रूव कट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एक स्टैंड होता है और इस पर लगा होता है हैंडल। क्लियर है? हैंडल से रोटेट करते हैं। यहाँ लगी होती है आपकी प्लेट, और ये होता है हार्ड रबड़ का बेस। इस प्लेट की जो फ्री फॉल हाइट होती है, थोड़ा सा आप ऊंचा बनाइएगा, इसको हाइट पे बनाइएगा, ये 1 सेंटीमीटर होती है। ये क्या है, फ्री फॉल हाइट। ये क्या है, कप है, कैसा ग्रांडे कप है। ये जो सेक्शन है इसको बोलते हैं ग्रूव, ग्रूव कट कर दिया हमने, क्या, ग्रूव हमने कट कर दिया। अब इसको नंबर ऑफ ब्लोज एन कितने रिक्वायर्ड है, 25 ब्लोज। तो 25 ब्लोज में जो भी वाटर कंटेंट होगा वही क्या होगी, लिक्विड लिमिट होगी उस सॉइल सैंपल की। अब दिखा, समझ में आया कि कैसा दिख रहा है ये? अब आपने करा भी होगा, अब तो समझ भी आ गया होगा। नाम आप स्किप कर रहे होंगे, बाकी अब याद आ गया होगा। नोट करिएगा। डायग्राम भी नोट करिएगा ताकि आपको याद रहे।
हो गया, वेरी गुड। अब देखिएगा, दो टूल्स होते हैं। टूल्स कौन से होते हैं? टूल्स होते हैं आपके, टूल्स क्या काम होते हैं? ग्रूव को कट करने के लिए। पहला टूल होता है कैसा ग्रांडे टूल, कैसा ग्रांडे टूल, एंड अनदर वन होता है एएसटीएम, एएसटीएम टूल। कैसा ग्रांडे एंड एएसटीएम टूल। कैसा ग्रांडे टूल क्या होता है, या कैसा ग्रांडे टूल टाइप ऑफ सॉइल के लिए होता है? तो कैसा ग्रांडे टूल होता है आपके ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स के लिए होता है, और एएसटीएम टूल होता है आपकी सैंडी सॉइल के लिए। तो पहला तो ये लिखिएगा कि कैसा ग्रांडे टूल जो होता है किसके लिए होता है? ऑल टाइप्स ऑफ, ऑल टाइप्स ऑफ soil, and ASTM tool is for sandy soil, सैंडी सॉइल के लिए होता है। ये ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए होता है। अब इनका डायमेंशन भी देख लीजिएगा। जब इतना हमने देख लिया तो थोड़ा सा हम डायमेंशन भी देख लें। 2 8 and 11, 2 8 and 11 ये में है। और 2 10 and 13.6 नोट करिएगा। 2 8 and 11 और 2 10 and 13.6 ये किसका है? कैसा ग्रांडे का। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो ये किसके लिए है? फर्स्ट कैसा ग्रांडे के लिए, और ये सेकंड एएसटीएम के लिए। ये ग्रूव का डायमेंशन है, जो ग्रूव हम कट करते हैं उस ग्रूव का डायमेंशन है। कैसा ग्रांडे तो स्ट्रेट होता है, और ये थोड़ा सा आगे से राउंड होता है, आगे से कर्व नेचर का होता है ये टूल। तो ये टूल क्या काम आता है? जब हमने वाटर जो है, हमने वाटर जब हमने सॉइल के साथ मिक्स किया और उस सॉइल को हमने प्लेस किया, कहाँ पे हमने उसको प्लेस किया? उस कप के अंदर। फिर उसको ग्रूव से कट करेंगे और उसके बाद उसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। बस यही है। तो क्या करना होता है? नंबर ऑफ ब्लोज और वाटर कंटेंट हमें नोट करना होता है, जिससे बाद में हम ग्राफ बनाएंगे जो आगे फ्लो कर्व में मैं आपको बताऊंगा। हमें क्या करते हैं, हम अलग अलग वाटर कंटेंट, हमें थोड़ी पता है कि कब सर किस वाटर कंटेंट पे 25 ब्लोज में मीट हो जाएगा। ये तो एक तरह से ट्रायल एरन हो गया ना, ट्रायल कर रहे हैं हम तो हमने अलग अलग वाटर कंटेंट लिया, अब उसको नोट करते गए। कितना वाटर कंटेंट? 10% वाटर कंटेंट। नंबर ऑफ ब्लोज कितना है मैच करने के लिए? इतने ब्लोज। 12% वाटर कंटेंट। नंबर ऑफ ब्लोज कितने हैं? 15% वाटर। नंबर ऑफ ब्लोज कितने? तो वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज को हम एक लिस्ट में, एक कॉपी में हम क्या कर देते हैं? नोट कर लेते हैं। उसकी हेल्प से क्या बनाएंगे हम? उसकी हेल्प से ग्राफ बनाएंगे, पर अभी नहीं बनाएंगे, तो आगे बनाएंगे। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, नोट में एक चीज लिखनी है आपको, एक नोट में एक पॉइंट लिखना है। लिक्विड लिमिट कई बार पूछ लेते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट करो। या स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? तो वो होती है 18.6%, 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे। अब वो 18.6, ये गेट में 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। अब वो 18.6 होती कैसे? तो उसका फॉर्मूला अगर बात करें लिक्विड लिमिट का, लिक्विड लिमिट इज इक्वल टू 20 माइनस log base 10 into n। 20 माइनस log base 10 into n। हियर n क्या पुट करोगे? यहाँ पे n क्या करो? कौन सी वैल्यू? नंबर ऑफ ब्लोस की 25 पुट कर दो, तो अपने आप लिक्विड लिमिट कितनी निकल के आ जाएगी? 18.6% इज द वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट। 18.6% एट 25 नंबर ऑफ ब्लोस। तो किसी और नंबर ऑफ ब्लोस पे पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्लियर हो रहा है? इसमें एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ ब्लोस। तो हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली है, हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली है, वो कितनी है? तो 25 ब्लोस के ऊपर लिक्विड लिमिट क्या होगी? तो 18.6 होगी। अब 25 के अलावा अगर वो पूछते हैं कि भाई 30 ब्लोस पे क्या होगी, 35 पे क्या होगी,
18 पे क्या होगी, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ब्लोज। तो केवल अगर नंबर ऑफ ब्लोज दे रखे हो और आपको लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करनी हो तो कर सकते हो। ये 25 नंबर ऑफ ब्लोज वाला क्वेश्चन गेट प्रीवियस ईयर में जब देखोगे 1 मार्क्स में पूछा गया है ये। अब आते हैं अपन नेक्स्ट के ऊपर। इसी में एक और होता है लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करने का, 1 पॉइंट मेथड भी होता है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड हम बात करेंगे 1 पॉइंट मेथड की। 1 पॉइंट मेथड भी क्या होता है, इट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइनिंग द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल सैंपल। लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए 1 पॉइंट मेथड का यूज किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एन, ब्रैकेट के अंदर एन डिवाइडेड बाय 25 into x. This is the formula for calculating the value of liquid limit by 1 point method. WL तो हो गई liquid limit। WL क्या होगा, water content at which n blows are required। water content at which n blows are required to close the group। ठीक है, n तो है आपका नंबर ऑफ ब्लोज, n इज द नंबर ऑफ ब्लोज हैं, नंबर ऑफ ब्लोज है, एन आपके नंबर ऑफ ब्लोज है। और एक्स की बात करते हैं, एक्स होता है आपका कांस्टेंट, तो कितना 0.086 से 0.212। एक्स वैल्यू 0.086 से 0.121 या 212, 121 है, हाँ 121। ठीक है, नोट करिएगा। 1 पॉइंट मेथड ये भी आपके गेट में पूछते हैं क्वेश्चन, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये 1 पॉइंट मेथड है, इस फॉर्मूले से भी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लिक्विड लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। डब्ल्यू एल जो है वो आपकी लिक्विड लिमिट है। डब्ल्यू एल इज टू डब्ल्यू एन, ब्रैकेट के अंदर एन डिवाइडेड बाय 25। डब्ल्यू एन क्या है, वो कोई भी नंबर ऑफ ब्लोस हो सकता है, 25 ब्लोस से वो 30 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, कोई भी एन ब्लोस जिसपे वाटर कंटेंट क्या था आपका, कितना परसेंट था वो यहाँ पे लिखेंगे, नोट कर लीजिए फिर डन करिएगा। गोविंद, डन, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे हो गया अपना फर्स्ट टेस्ट ओवर, जिसका हम बात कर रहे थे कैसा ग्रांडे ऑपरेटर से कैसा ग्रांडे टेस्ट। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जो है वो कौन पेनिट्रेशन टेस्ट या कौन पेनिट्रेशन मेथड है। कौन पेनिट्रेशन कौन पेनिट्रेशन मेथड है। इस कौन पेनिट्रेशन मेथड में, इस कौन पेनिट्रेशन मेथड में लिखिएगा, इसमें होता क्या है, इसमें एक तो होता है टाइम और एक होता है पेनिट्रेशन। नाम ही पेनिट्रेशन है, एक तो होता है पेनिट्रेशन और एक होता है टाइम। अब कितना होता है, तो 25 mm पेनिट्रेशन होना चाहिए निडल का, कितने सेकंड में, 30 सेकंड्स के अंदर। सॉइल मास एक रेडी करो, उस सॉइल मास के अंदर वाटर ऐड करो और उसको, विकार्ट अपरेटस देखा है आपने, विकार्ट अपरेटस, बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट पढ़ा है, या बीएमसी की लैब में गए हो, मटेरियल टेस्टिंग की लैब में गए हो कभी, तो विकार्ट अपरेटस देखा है आप सभी ने। ठीक है, कंसिस्टेंसी के लिए होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम के लिए होता है। तो उसी तरह का अपरेटस होता है जिसमें आगे निडल लगी होती है। एक कंसिस्टेंसी की आप सॉइल बनाओगे, आपको पता है कितना ऐड किया, सर 10% वाटर ऐड किया है, बिल्कुल आपने उसको रख दिया सॉइल को, ऊपर से निडल को, पिन को निकाला, निडल क्या करी, फ्रीली फॉल करी। अब वो फॉल तो कर रही है, तो फॉल कितना, पेनिट्रेट कितनी होगी, 30 mm पेनिट्रेशन होना चाहिए, कितने में, 25।
20 mm पेनिट्रेट होनी चाहिए 30 सेकंड्स में, 25 mm पेनिट्रेट करनी चाहिए 30 सेकंड में। उससे पहले कर गई तो वाटर कंटेंट ज्यादा है, कम करना है वाटर को। और उसके बाद कर रही है मतलब सॉइल कैसी स्टिफ है, हमें क्या करना है, पानी और ऐड करना है। तो क्या होगा, 25 mm पेनिट्रेशन करना चाहिए 30 सेकंड में उस निडल का, उस सॉइल मास में। अगर वो हो गया 25 mm पेनिट्रेशन 30 सेकंड में, मतलब वो वाटर कंटेंट जो था उस सॉइल का, उस सॉइल के अंदर, वही क्या हो गई, उसकी लिक्विड लिमिट हो गई। डन। बताओ, समझ में आया? अब लिखिएगा स्टेटमेंट। अब लिखिएगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में देखिएगा क्या चीज लिखना है हमारे को, द वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू, द वाटर कंटेंट the water content corresponding to a penetration of to a penetration of 25 mm 25 is taken as the liquid limit in 30 seconds. In 30 seconds is taken as the liquid limit liquid limit of that soil sample. Here हुआ, taken as the liquid limit of that soil sample. अगर बात करें apparatus की, तो एक ऐसा एक स्टैंड होता है, ऐसा एक स्टैंड होता है, या कोन, कोन पेनिट्रेशन, तो कोन लगा होता है, निडल नहीं, कोन होता है। और ये इस बेस प्लेट के ऊपर रखा होता है, ठीक है। इसके वर्टेक्स एंगल 30 डिग्री ±1 डिग्री। यहाँ पर ग्रेजुएशंस होती हैं, वो ग्रेजुएशंस क्या शो करती हैं, कितना एम पेनिट्रेशन हुआ है, ठीक है। ये कोन होता है, ये वर्टेक्स एंगल 30 ± 1 डिग्री। इसको हम फ्रीली फॉल करते हैं, तो ये कितना पेनिट्रेट होना चाहिए, 25 mm पेनिट्रेट हो जाना चाहिए, कितने सेकंड्स के अंदर, 30 सेकंड्स के अंदर। तो वही जो वाटर कंटेंट होगा इस सॉइल के अंदर, इस कप के अंदर हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल मोल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, सॉइल को, कंसिस्टेंसी वाली सॉइल को वाटर ऐड करके हम उसके अंदर प्लेस करते हैं। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास आपकी कब है? परसों आपकी क्लास है क्या? शेड्यूल आता होगा आपके पास भी। यस, परसों है ना, गुड। चलिए, अब आते हैं अपन इंडेक्सेस पे। सारे लिमिट्स हो गई, लिमिट्स जितनी भी थी उनके सबके कोरस्पॉन्डिंग टेस्ट भी हमने यहाँ पे देख लिए। अब आते हैं इंडेक्सेस पे। इंडेक्स जो होता है, श्रिंकेज इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स, इतने सारे अपने क्या है, इंडेक्स। इन सारे इंडेक्सेस को देखना है, बिकॉज इन इंडेक्सेस से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन फॉर्म होते हैं गेट के अंदर। क्लियर हुआ? तो आइएगा, रिंग डालिए।
हेडिंग डालिएगा इंडेक्सेस। पहला इंडेक्स अगर हम बात करें तो श्रिंकेज इंडेक्स, IS, श्रिंकेज इंडेक्स। ये क्या होता है? प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, इट इज नोन एज श्रिंकेज इंडेक्स। सेकंड अगर बात करें प्लास्टिसिटी इंडेक्स की, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इंडेक्स है तो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, प्लास्टिसिटी तो पी से, इधर से इंडेक्स फाइव से, श्रिंकेज को एस से। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है, नोट करिएगा। श्रिंकेज इंडेक्स इज IS, plastic limit minus shrinkage limit. Then plasticity index is WL minus WP, liquid limit minus plastic limit. नोट करिएगा। अब होता क्या है, नोट कर लीजिएगा। अब होता है क्या है, कई बार जब गेट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, आप उसको जब क्वेश्चन आप अप्लाई करते हैं, तो क्वेश्चन में कई बार इस इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है और ऑप्शन में नेगेटिव आंसर भी होता है। तो याद रखिएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स विल नेवर बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। प्लास्टिसिटी इंडेक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव आया तो यू कैन टेक इट जीरो। कितना लेना है आपको? जीरो लेना है। तो ये बात नोट में लिखिएगा, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको गलती ना हो उस न्यूमेरिकल में। तो नोट में क्या लिखना है? यही बात लिखनी है आपको जो मैंने अभी आपको समझाई। वो क्या है कि जो, देखिएगा, ड्यूरिंग कैलकुलेशन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स वैल्यू, ड्यूरिंग कैलकुलेशन प्लास्टिसिटी index value, during calculation plasticity index value is negative, is negative, it means, it means, it means plasticity index is zero, because plasticity index cannot be negative, तो plasticity index कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। अगर ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और वहां पे हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स नेगेटिव आ रहा है, वहां पे हमने कैसे, अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसा क्या होगा सर? जीरो होगा, क्योंकि इंडेक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें पता चलता है। नेगेटिव -5 आ गया तो क्या कर देना है, उससे जीरो ले लेना। आप क्या ले लेना है? जीरो ले लेना है। वेरी गुड, हो गया नोट। चलिए, अब क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन आता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे, पर वो वैल्यू नहीं पूछता है, वो पूछता है कि सॉइल की प्लास्टिसिटी कैसी होगी, नॉन प्लास्टिक होगी, लो प्लास्टिक होगी, मीडियम प्लास्टिक होगी या हाई प्लास्टिक होगी। न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया, आंसर भी आ गया, और ऑप्शन के अंदर ये नहीं पूछा। ऑप्शन में क्या दे रखा है? लो, मीडियम और हाई प्लास्टिक या नॉन प्लास्टिक, ऐसा कुछ दे रखा है। तो कब पता चलेगा? तो उसके लिए हमें टेबल पढ़ना होगा, एक टेबल। यहाँ तक हो गया सभी का? बताइए। फास्ट। चलिए, गुड। तो टेबल के ऊपर आते हैं। टेबल किसकी है? आईपी की है। आईपी, इफ द वैल्यू ऑफ आईपी 0, 0 to 7,
7 to 17 and greater than 17. क्लियर हुआ? क्या लिखा है यहाँ पे हमने? आईपी प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू कितनी? 0, 0 to 7 या 7 से कम लिख सकते हैं, 7 to 17 ग्रेटर देन 17। तो नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक एंड हाई प्लास्टिक या हाईली प्लास्टिक, किसको शो कर रहा है? सॉइल की प्लास्टिसिटी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल को शो कर रहा है। प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल को शो कर रहा है कि प्लास्टिसिटी कैसी होगी? 0 है तो नॉन प्लास्टिक होगी, 0 to 7 है तो लो प्लास्टिक, 7 to 17 तो मीडियम, और 17 ज्यादा है तो हाई प्लास्टिक या हाईली प्लास्टिक होगा। नोट करेगा? आईपी वर्सेस प्लास्टिसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल। तो 0, 0 to 7, 7 to 17, 17 से ग्रेटर देन अगर है तो नॉन, लो, मीडियम और हाई प्लास्टिक। हो गया नोट? कमेंट कर दीजिएगा अगर हो गया तो। गुड। चलिए अब आते हैं अपन प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ मिक्स सॉइल। एक न्यूमेरिकल आता है मिक्स सॉइल के केस में। जैसे बोला कि 40 ग्राम्स या 40% हमने क्या ऐड किया? सैंड। और 70% हमने या 60% हमने क्ले ऐड कर दिया, तो 100% एक सॉइल सैंपल बना जिसमें 40-60 रेशो है, 30-70 रेशो है, 20-80 रेशो, कोई भी रेशो है। तो मिक्स जब करा किसी दो सॉइल को, तो ए सॉइल सैंपल और बी सॉइल सैंपल दोनों की प्लास्टिसिटी की वैल्यू अलग, दोनों का परसेंटेज अलग, कितना कितना मिक्स किया वो भी अलग। तो उस पूरे जो सॉइल सैंपल जब मिक्स करने का एक सैंपल बनाया, उस सैंपल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिएगा क्या लिखना है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ मिक्स सॉइल, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ मिक्स्ड सॉइल। प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसका? मिक्स सॉइल का। तो आईपी ऑफ मिक्सचर, आईपी ऑफ मिक्सचर, क्या बात कर रहे हैं? प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ मिक्सचर। तो आईपी ऑफ सॉइल 1 इंटू x1 प्लस आईपी ऑफ सॉइल 2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। ये है हमारा फॉर्मूला किसका? जब हम कैलकुलेट करना है हमें क्या? आईपी ऑफ मिक्सचर। अब यहाँ पे सर ये क्या चीज है, तो वो भी देख लीजिएगा। सॉइल 1 और सॉइल 2, दो सॉइल है। IP1 इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ सॉइल 1, और IP2 इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल 2। X1 is the percentage of soil mixed, तो amount of soil, ठीक है, X1 is the amount of soil 1, कितना परसेंट ऐड किया? in percentage X2 amount of soil 2 in percentage। देखो तो कितना 15% ये था,
85% वो था, आईपीएस का 12 था, उसका 18 था। तो इस तरह से जब आपको प्लास्टिसिटी पूछेगा इंडेक्स ऑफ अ मिक्स सॉइल, तो वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस। दूसरा, एक लास्ट पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा प्लास्टिसिटी के अंदर। वो पॉइंट क्या है आपका? वो पॉइंट है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्ले कंटेंट। जितना क्ले कंटेंट बढ़ेगा उतना प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई सारे आपको क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के अंदर हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अगर आईपी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्ले कंटेंट के। जैसे जैसे क्ले कंटेंट की वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि फाइन ग्रेन सॉइल की प्लास्टिसिटी ज्यादा होगी किससे? ग्रेन सॉइल के करस्पॉन्डिंग। कई सारे यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स और क्ले कंटेंट के बीच में, क्ले कंटेंट ज्यादा है मतलब आईपी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इट मीन्स जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी कोर्स ग्रेन सॉइल। अब आते हैं, दो इंडेक्स हो चुके, श्रिंकेज इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब लिखिएगा थर्ड इंडेक्स विच इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी इंडेक्स। थर्ड इंडेक्स विच इज नोन एज कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, आई सी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। फॉर्मूला क्या होता है? आई सी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन में आई पी, या फिर और क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन में आई पी, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इन 200। ये हो जाएगा आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला। किसका हो जाएगा? कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला। डब्ल्यू लिक्विड लिमिट, डब्ल्यू प्लास्टिक लिमिट, डब्ल्यू जो है नेचुरल वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल मास ऑफ द सॉइल सैंपल। जो भी सॉइल सैंपल का वाटर कंटेंट गिवन है वो डब्ल्यू हो जाएगा। बाकी ये लिक्विड लिमिट या प्लास्टिक लिमिट है, ये आईसी। इस पे न्यूमेरिकल काफी सारे न्यूमेरिकल पूछते हैं। अगर हम बात करें गेट क्या कोई भी स्टेट के एग्जाम्स की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आईसी और आईएल, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स जो है, ये कॉमन टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से बेसिक सारी कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट की, फोर्थ वन इज दी लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स आई एल, ठीक है। तो आई एल डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी और अपॉन में आई पी इंटू 100, या फिर क्या लिख सकते हैं? इज डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपॉन में लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इंटू 100। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हैं, इनके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, इन पे क्वेश्चन आते ही हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल के इस चैप्टर से। हो गया नोट? अब एक रिलेशन भी है, देखिएगा। एक रिलेशन भी है, और रिलेशन क्या है वो सुनिएगा। द सम ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स, द सम ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर आपको क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी इंडेक्स गिवन है तो पूछा लिक्विडिटी इंडेक्स निकालो,
दोनों का सम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, द सम ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1। The sum of consistency index and liquidity index is equal to 1। कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आई सी प्लस आई एल इज इक्वल टू 1। तो अगर ये रिलेशनशिप भी पूछ सकता है, आई सी प्लस आई एल, आई सी प्लस आई एल इक्वल टू 1। हाँ, नोट कर लीजिएगा। चलिए गुड। एक न्यूमेरिकल देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल एक बेसिक न्यूमेरिकल, ताकि आप उसको सॉल्व करें तो कुछ कैसे क्या आपको पुट अप करना है, चीजें पता चलेंगी आपको। लिखिएगा क्वेश्चन, if a soil sample have liquid limit 50%, liquid limit 50%, plastic limit 30%, 30%, shrinkage limit 10%, and 10%, find out the consistency index, find out the consistency index and liquidity index at 20% water content। क्या कैलकुलेट करना है आपको, आईसी और आईएल कैलकुलेट करना है। मैं टाइम देता हूं आपको, है ना, 2 मिनट्स का टाइम है आपके पास, सॉल्व करिएगा, जो भी आंसर आ रहा है बताइएगा, ठीक है। आंसर कितना आ गया, फास्ट फास्ट, 8 सेकेंड, जल्दी बताइए।
गोविंद, साहिल, साक्षी, अंकिता, टाइम्स अप। चलिएगा, नहीं आया किसी का? इतना टाइम लग रहा है निकालने में क्या? सिंपल सा आपको दो चीजें पूछी हैं। बताइएगा, व्हाट इज द कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल सैंपल। तो इतना सिंपल है तो आई थिंक हो ही जाना चाहिए। देखिएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स निकालना है हमें। गिवन क्या है? लिक्विड लिमिट 50%, प्लास्टिक लिमिट 30%, श्रिंकेज लिमिट 10%, वाटर कंटेंट 20%। डन। पहला क्या निकालना है आपको? कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC, WL माइनस W अपॉन में IP इंटू 100, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन में लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इंटू 100। क्या यही था? कंसिस्टेंसी आ गई 150%। वेरी गुड। तो लिक्विड लिमिट कितनी है हमारी? लिक्विड लिमिट देखिएगा, 50 माइनस वाटर कंटेंट कितना, 20, डिवाइडेड बाय लिक्विड माइनस प्लास्टिक, 50 माइनस प्लास्टिक 30 इंटू 100 इंटू 100 हो गया। तो 150% हो गया, 150% हो गया। हाँ, लिक्विडिटी जो आ रहा है इंडेक्स वो जीरो आ रहा है। चलिए गुड। सेकंड अगर बात करें, IL, W माइनस WP अपॉन में IP इंटू 100। तो W माइनस WP, वाटर कंटेंट कितना, 20, प्लास्टिक लिमिट कितना, -30, डिवाइडेड बाय लिक्विड में प्लास्टिक कितना, 50 माइनस 30, 20 हो गया इंटू 100। यही था। तो कितना हो गया? चलो करके बताइएगा। माइनस कितना आ रहा है? वहां से 10, यहाँ से 20, कितना, -50 आ रहा है। -50 ये आ रहा होगा। ठीक है, गुड। अब यहाँ पे हमको प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एक चीज जो हम कब से बता रहे थे कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1 होता है, कि 100% हो जाएगा। परसेंट की बात करें तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स 150 माइनस प्लस होता है, पर इसकी वैल्यू किस में आ रही है, -50। -50 इज इक्वल टू कितना हो गया, 100%। और ये 1 हो गया, प्रूव हो गया। कंसिस्टेंसी और लिक्विडिटी इंडेक्स का सम क्या कितना होगा, 1 होगा। 100% में होगा। परसेंटेज की बात करेंगे तो ये हमारे सामने है, नोट कर लीजिए सभी। बाकी नोट कर लीजिए। साहिल का तो हो गया, चलिए बाकी साक्षी नोट करिए। डाउट तो अभी क्वेश्चन सामने है हमारे, ऐसा कोई जल्दी नहीं है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हो गया, गुड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज, हमने कितने इंडेक्स पढ़े देखो। श्रिंकेज इंडेक्स हो गया हमारा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया, कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो गया, और लिक्विडिटी इंडेक्स हो गया। 4 इंडेक्स हो गए। अब नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ चलते हैं, लिखिएगा। नेक्स्ट इंडेक्स इज टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स ये क्या होता है, IT, इट्स द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय फ्लो इंडेक्स। किसका रेशियो होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है। इसे हम क्या कहते हैं, टफनेस इंडेक्स। IP अपॉन में IF। तो इसको लिख दो, क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स क्या है, जस्ट इसके बाद हम बताने वाले हैं।
ठीक है, किसका रेशियो था, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का। अब नोट की अगर बात करें तो फॉर क्ले के लिए टफनेस इंडेक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई होती है, इट इज लाई इन बिटवीन 1 to 3। और फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल की अगर बात करें तो 0 से 3 के बीच में होती है। तो कई बार पूछ लेता है क्ले के लिए, क्ले टफनेस इंडेक्स वैल्यू 1 से 3, ठीक है ना, greater than 1 एंड less than 3, ठीक है। एक और पॉइंट लिख दीजिएगा साथ ही साथ में, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, और एक थर्ड पॉइंट और लिख लीजिएगा। इफ द वैल्यू ऑफ if the value of toughness index is less than 1, then the soil is easily friable and crushable। क्रशेबल, आसानी से क्रश हो जाएगी अगर आपकी टफनेस इंडेक्स के लिए 1 से कम है तो सॉइल क्या होगी, इजीली फ्राइएबल और क्रशेबल। if the value of plasticity the toughness index is less than 1, ये रेशियो होता है किसका, फ्लो इंडेक्स। हो गया नोट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी बताइए फास्ट। डन, वेरी गुड। अब आते हैं अपन फ्लो इंडेक्स। नेक्स्ट इज फोर्थ फिफ्थ कौन सा है जो भी है आपका, वो है आपका फ्लो इंडेक्स। सिक्स होगा फ्लो इंडेक्स, IF। बताया था मैंने फ्लो इंडेक्स कि क्या होता है फ्लो इंडेक्स, जो भी कैसा ग्रांडे टेस्ट हमने जो परफॉर्म किया था, उस कैसा ग्रांडे टेस्ट रिजल्ट को हम प्लॉट करते हो, मैंने बोला यहाँ प्लॉट नहीं करेंगे, आगे प्लॉट करेंगे, तो आप कहाँ प्लॉट करेंगे, इस फ्लो इंडेक्स में हम प्लॉट करेंगे। किसको, कैसा ग्रांडे टेस्ट रिजल्ट को। क्या क्या होते हैं, नंबर ऑफ ब्लोज और वाटर कंटेंट बताया था। अलग अलग वाटर कंटेंट पे कुछ भी ब्लोज आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ ब्लोज विद रिस्पेक्ट विद कॉरस्पॉन्डिंग टू द वाटर कंटेंट, ये हमने एक कॉपी में नोट करते चले गए। और नोट करने के बाद में इन वैल्यूज को हमने क्या किया, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेके हमने इसे प्लॉट कर दी। जो कर्व होगा, उनके बीच में जो कर्व बनेगा, वो कर्व होता है आपका फ्लो कर्व। और उस कर्व से और उस ग्राफ से हम क्या निकालते हैं, फ्लो इंडेक्स निकालते हैं। तो फ्लो इंडेक्स क्या है, कुछ भी नहीं है, जो अपना कैसा ग्रांडे अपरेटस है, कैसा ग्रांडे टेस्ट है, उसके टेस्ट रिजल्ट को प्लॉट करते हैं, उसी की जो वैल्यू होती है फ्लो इंडेक्स होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, तो यहाँ पे लिखिएगा, देखिएगा लिखना तो बाद में है, चलो ध्यान से देखिएगा। हमारे पास सर दो वैल्यू आती है कैसा ग्रांडे टेस्ट जब हम करते हैं, एक तो आता है आपका वाटर कंटेंट और एक होता है नंबर ऑफ ब्लोस। इसको ध्यान से समझने की बात है, क्योंकि अभी तो क्या सारे फॉर्मूले थे, वो तो आप रीड करना है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। ये क्या है कि वाटर कंटेंट तो है हमारा वाई एक्सिस पे, और नंबर ऑफ ब्लोज है हमारे एक्स एक्सिस पे। क्या बोल रहे हैं, वाटर कंटेंट वाई एक्सिस पे, ये तो है हमारा वाटर वाई एक्सिस पे, और यहाँ है नंबर ऑफ ब्लोज एक्स एक्सिस पे। ये नंबर ऑफ ब्लोज जो है ये लॉग की टर्म में, लॉग एन की टर्म फॉर्म में, किसमें है, अरे नंबर ऑफ ब्लोज किसके अंदर है, लॉग एन की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा लॉग एन की फॉर्म में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अपना W1, यहाँ पे हमारा W2। W1 के करस्पॉन्डिंग जो ब्लो है वो क्या है, लॉग
N1, ठीक है। वाटर कंटेंट अगर ज्यादा तो नंबर ऑफ ब्लोस क्या होंगे, कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो सॉइल जितनी प्लास्टिक होगी उतनी जल्दी ही वो स्ट्राइक करने पे वो ग्रूव मैच हो जाएगा। सॉइल में वाटर कंटेंट जितना कम, नंबर ऑफ ब्लोस उतने ज्यादा। तो W2 क्या हो गया, W2 पे log N2। क्लियर हुआ। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, इनके बीच में हमें ग्राफ करना है ड्रॉ। इनके बीच में हमें ग्राफ करना है ड्रॉ। देखिएगा ये पॉइंट, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को, क्या बताइएगा। वाटर कंटेंट जीरो है, ये वाटर कंटेंट इंक्रीज हुआ, वाटर कंटेंट और बढ़ा, 0, 5, 10, 20, 30, 50 ऐसे सो ऑन। इधर से जीरो, नंबर ऑफ ब्लो 0, 5, 10, 20, 30, 50 एंड सो ऑन। अगर वाटर कंटेंट ये कम है, ये वाटर कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि जितना दूर जाओगे वाटर कंटेंट बढ़ेगा। जीरो ओरिजिन पे, जीरो से दूर जाओगे तो वाटर कंटेंट बढ़ेगा। ये अगर सपोज करे कि 20 है तो ये 40 है, लेट अस सपोज। तो वाटर कंटेंट ज्यादा, नंबर ऑफ ब्लोज क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है, अगर वाटर कंटेंट ज्यादा होंगे नंबर ऑफ ब्लोज हमारे कम होंगे। तो वाटर कंटेंट कम है तो नंबर ऑफ ब्लोज हमारे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अरे जो सॉइल जितनी स्टिफ है उसको उतना ही नंबर ऑफ ब्लोज चाहिए ना मैच करने में। जो सॉइल जितनी प्लास्टिक है उतने कम ब्लोज के अंदर वो क्या हो जाएगा, ग्रूव मैच हो जाएगा। वही ज्यादा वाटर कंटेंट कम ब्लोज, कम वाटर कंटेंट ज्यादा ब्लोज। अब हमने क्या देखा, लेट अस अज्यूम, हमने क्या देखा कि ये जो था ये 20% वाटर था, ठीक है, सपोज करना, और ये हमारा था 45% वाटर था। अज्यूम किया है कुछ, है ना, ज्यादा आपको लिखना नहीं, ये नहीं लिखना। अज्यूम जो किया ये नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए आपको सिर्फ W1 W2 N1 N2 लिखना है। W1 W2 और N1 N2 लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ, डाउट है क्या। अब अगर वाटर कंटेंट है सर ज्यादा, अगर वाटर कंटेंट नंबर ऑफ ब्लोस कम है, तो सपोज किया ब्लोस कितने थे, 10 ब्लोस थे। ये क्या लिख दिया मैंने, ये 10 ब्लोस थे। वाटर कंटेंट का मतलब ब्लोस कितने हो गए, 40 ब्लोस हो गए। हमें क्या चाहिए, तो ना तो हमें 10 ब्लोस चाहिए ना हमें 40 ब्लोस चाहिए। हमें क्या चाहिए, हम बात कर रहे हैं कैसा ग्रांडेड टेस्ट की। कैसा ग्रांडेड टेस्ट में 25 नंबर ऑफ ब्लो पे जो मैच कर जाता है वही वाटर कंटेंट ही लिक्विड लिमिट कहलाता है। क्लियर हुई बात। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक लिया लॉग एन, और इस एन के कितने 25 नंबर ऑफ ब्लोज है। सर कोई तो ऐसी वैल्यू होगी एस, अरे क्या हो रहा है, कोई तो ऐसी वैल्यू होगी एस नंबर ऑफ ब्लोज में। वो वैल्यू कौन सी, 25 नंबर ऑफ ब्लोज। उस 25 नंबर ऑफ ब्लोज में जो भी वाटर कंटेंट होगा, सपोज का ये वाटर कंटेंट था W, और ये कितना था अपना, इसको हम लिख देते हैं आपका 28%। तो इस 28% हमने देखा, और 28% में हमने क्या किया, एक 25 नंबर ऑफ लोग को मैच हो गया, तो यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी। दिस लाइन इज नोन एज फ्लो करो। दिस लाइन इज नोन एज फ्लो करो। इसी को ही हम क्या कहते हैं, फ्लो करो कहते हैं। तो ये जो वाटर कंटेंट है, ये जो वाटर कंटेंट है, यह वाटर कंटेंट ही तो क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड लिमिट हो जाएगा। ये वाटर कंटेंट लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि इस वाटर कंटेंट पे नंबर ऑफ ब्लोस कितने हैं, 25। तो इस तरह से कुछ प्लॉट करते हैं। तो ये होता है आपका फ्लो कर्व। ये टेस्ट रिजल्ट है किसका, आपका कैसा ग्रांडे टेस्ट का टेस्ट रिजल्ट है। कैसा ग्रांडे टेस्ट जब करते हैं उसका टेस्ट रिजल्ट है। अब आते हैं फॉर्मूला पे। देखिएगा फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, W1 - W2, सीधी सी बात है, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय log base 10। ज्यादा नंबर ऑफ ब्लोस कौन सा है, N2, तो N2/N1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर calculating the flow index, W1 - W2 divided by log base 10 N2/N1। तो ये होता है फ्लो कर्व। ये किसका रिजल्ट है, रिजल्ट है सर हमारा कैसा ग्रांटेड टेस्ट का, नंबर ऑफ ब्लोज वर्सेस वाटर कंटेंट। उन्हीं को प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। फ्लो इंडेक्स क्या शो करता है,
shear स्ट्रेंथ को, जितनी shear स्ट्रेंथ ज्यादा होगी फ्लो इंडेक्स उतना ही कम होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा नोट के अंदर, फ्लो इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी shear स्ट्रेंथ। shear स्ट्रेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्लो इंडेक्स मतलब फ्लो इंडेक्स बढ़ा तो shear स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, shear स्ट्रेंथ कम हुई मतलब फ्लो इंडेक्स इंक्रीज हो गया। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो अच्छे से इसको नोट करिएगा, कहीं भी कोई भी डाउट है तो बता दीजिएगा। कोई डाउट? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो बनाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक इज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यू यू से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय क्यू यू, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर है? तो इसमें नोट करिए, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होती है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक तरह से लोड पर यूनिट एरिया ही होता है। अंडर दी सिंपल कंप्रेशन टेस्ट एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन बनाया है, उस पर अपन लोड लगाया, वो कितना लोड लेके वो फेल हुआ, तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हुआ अंडर द कंप्रेशन लोड, अंडर द कंप्रेसिव लोड। ठीक है, तो लिखिएगा, डिफाइन, इट इज डिफाइन एज द लोड पर यूनिट एरिया, इट इज डिफाइन एज द लोड पर यूनिट एरिया, load per unit area at which cylindrical specimen, at which cylindrical specimen, at which cylindrical specimen of standard dimension, standard dimension fails in a simple compression test, fails in a simple compression test, fails in a simple compression test। ठीक है, क्यू जो होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज ट्वाइस ऑफ कोहेजन होता है इन केस ऑफ प्योर क्ले। किस केस में? इन केस ऑफ प्योर क्ले। ये कैसे प्रूव होगा, ये आगे मैं शीयर स्ट्रेंथ चैप्टर जब बताऊंगा तो हम आपको बता देंगे। सी जो होता है वो लिख दीजिएगा कोहेजन, और क्यू यू तो पता ही है आपको, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्यू क्या है आपका, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। डन। अब एक टेबल बनाइएगा, इतना नोट कर लीजिए, डन करिएगा, उसका एक टेबल बनाना है हमें।
हो गया, वेरी गुड। एक टेबल बनाना है, कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग यूनिट होती है, वैल्यू होती है क्यू की। यहाँ लिखिएगा कंसिस्टेंसी एंड द वैल्यू ऑफ क्यू इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लिखिएगा कंसिस्टेंसी की बात करें तो 25 से 25, 25 टू 50, 50 टू 100, 100 टू 200, 200, 200 टू 400 एंड 400। ठीक है, 25, 25 टू 50, 50 टू 100, 100 टू 200, 200 टू 400 एंड ग्रेटर देन 400। कंसिस्टेंसी कैसे होगी? वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम, स्टिफ, वेरी स्टिफ एंड हार्ड। ठीक है, वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम, स्टिफ, वेरी स्टिफ एंड हार्ड। कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंग टू दी टू यू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी हमने यहाँ पे आपको शो करी है। वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम, स्टिफ, वेरी स्टिफ, हार्ड। 25, 20 टू 50, 50 टू 100, 100 टू 100, 200 टू 400 एंड ग्रेटर देन 400। गुड, हो गया नोट। चलिए, अब ये हमने क्यू पढ़ लिया। क्यू था आपका अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्यों पढ़ा? क्योंकि इसके बाद एक टॉपिक हम पढ़ने वाले सेंसिटिविटी। Sensitivity, it is represented by a symbol S. It is a ratio of unconfined compressive strength of undisturbed soil divided by the unconfined compressive strength of remolded soil. ये क्या शो करता है? It shows the degree of disturbance achieved on remolding. कितना डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस अचीव हुआ ड्यूरिंग दी remolding। तो यहाँ पे लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसिटिविटी। एस, और कई बुक्स में इसको एस टी भी लिख रखा है। ठीक है, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के अंदर लिखिएगा ये क्या शो करता है? इट रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस अचीव ऑन रीमोल्डिंग। इट शोज डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस अचीव ऑन रीमोल्डिंग। कितना डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस अचीव होता है ऑन रीमोल्डिंग? रीमोल्डिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि कब? हाँ, डन, वेरी गुड। कब? जब रीमोल्ड, एक सैंपल लिया, सॉइल का सैंपल लिया, उसको यूटीएम या सीटीएम पर रखा, उसको क्या कर दिया? कंप्रेसिव लोड लगा, उसको आपने ब्रेक कर दिया, उसकी जो आ गई अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दोबारा से उसको रीमोल्ड किया, दोबारा हमने रीमोल्डिंग करी। एक तो होती है रीमोल्डिंग, दोबारा से उसको मोल्ड किया उस सैंपल को, फिर अगेन हमने रखा, तो वो तो डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस। तो कितना डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस हुआ जब हमने दोबारा से उसको क्या किया? रीमोल्ड किया। उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। उसे क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी। तो क्या लिखेंगे? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ undisturbed soil divided by the unconfined compressive strength of remolded soil। इसका रेशियो होता है S is equals to QU of undisturbed divided by QU of remolded का रेशियो होता है। QU of undisturbed divided by QU of remolded का रेशियो होता है। सेंसिटिविटी की अगर टेबल की बात करें, इतना नोट कर लीजिए। QU, QU क्या है? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
Unconfined compressive strength of undisturbed divided by remolded. Q of undisturbed, Q of remolded. हो गया नोट? वेरी गुड। चलिए, अब आते हैं अपन। सभी का नोट हो गया? चलिए, अब आते हैं हम टेबल के ऊपर। सेंसिटिविटी की टेबल। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी लिखिएगा। 1 to 4, 4 to 8, 8 to 15 एंड ग्रेटर देन 15। 1 to 4 है, तो टाइप या कंसिस्टेंसी कैसी होगी, या सेंसिटिव कैसी होगी, सॉइल कैसी होगी? नॉर्मल सेंसिटिव, नॉर्मल सॉइल होगी। अगर 4 to 8 है तो कैसा होगी? सेंसिटिव सॉइल होगी, सॉइल होगी। 8 to 15 है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल होगी, सॉइल होगी। और 15 ज्यादा है तो क्विक सॉइल होगी, क्विक कंडीशन होगी। ठीक है, तो क्विक कंडीशन हम प्रेफर नहीं करते। ये क्या है? नॉर्मल, सेंसिटिव, एक्स्ट्रा सेंसिटिव। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 15, ग्रेटर देन 15। नोट करिएगा। नोट हुआ सभी का? बताइए, साहिल के अलावा। प्रॉपर नोट्स बना रहे हो ना आप? वेरी गुड। क्योंकि बड़े हेल्पफुल रहेंगे ये, चाहे आप गेट का एग्जाम दीजिए, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, ये बड़े हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, स्टेट का एग्जाम भी दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए तो बड़े हेल्पफुल रहेंगे। प्रॉपर इस नोट्स को बनाइएगा, इसको रिवाइज करिएगा, इस पे मल्टीपल क्वेश्चन करिएगा तो ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। द नेक्स्ट वन इज थिक्सोट्रॉफी। थिक्सोट्रॉफी, थिक्सोट्रॉफी की बात करते हैं। थिक्सोट्रॉफी क्या होती है? थिक्सोट्रॉफी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन विच लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ विल रीगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो भी शेयर स्ट्रेंथ लॉस हो गई है, कब लॉस होगी? रीमोल्डिंग के टाइम पे। इट विल बी रीगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम। कुछ समय के बाद में वापस वो क्या करेगी? रीगेन करेगी, स्मॉल अमाउंट, पूरा नहीं, स्मॉल पोर्शन को रीगेन करेगी। इसे बोलते हैं हम आपकी थिक्सोट्रॉफी। क्लियर हुआ? तो लिखिएगा थिक्सोट्रॉफी। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, it is the property of soil, it is the property of soil due to which loss in shear strength, due to which loss in shear strength is regained with the passage of time, with the passage of time। क्या लिखा है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच लॉस इन शेयर स्ट्रेंथ इज रीगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ कब? तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ड्यूरिंग रीमोल्डिंग, ड्यूरिंग रीमोल्डिंग। रीमोल्डिंग करते हैं तो शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है? लॉस होती है। तो वही लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ टाइम के साथ, पैसेज ऑफ टाइम के साथ, इट विल बी रिगेन टू सम अमाउंट। पूरा एग्जैक्टली उतना नहीं आ पाएगी पर कुछ सम अमाउंट वो रिगेन कर जाएगी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज दी थिक्सोट्रॉफी। समझने के लिए मैं आपके लिए एक ग्राफ और बनाता हूं।
पहले आप इसको नोट करिएगा, फिर हम ग्राफ को समझेंगे। तो इसको नोट करिएगा अच्छे से, फिर ग्राफ को समझेंगे। शेयर स्ट्रेंथ वर्सेस टाइम के बीच में आएंगे। शेयर स्ट्रेंथ वर्सेस, पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए क्या बोल रहे हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच लॉस इन शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है, इज रीगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम। लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा, कुछ समय के बाद कुछ पोर्शन उसका रीगेन हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। हो गया नोट? यस, वेरी गुड। अब देखना है, हमने क्या कहा कि ये है आपकी ओरिजिनल शेयर स्ट्रेंथ। ये क्या है? ओरिजिनल शेयर स्ट्रेंथ। अब ओरिजिनल शेयर स्ट्रेंथ, जब अनडिस्टर्ब सॉइल थी, पहली बार आपने उस पर जब लोड लगाया तो ओरिजिनल शेयर स्ट्रेंथ इसकी इतनी थी। जैसे ही क्या हुआ, सॉइल फेल हुआ, सैंपल आपका फेल हुआ, तो शेयर स्ट्रेंथ क्या हो गई? लॉस हो गई। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ क्या हो गई? लॉस हो गई। अगेन समय के साथ कुछ इंक्रीज हुई, फिर लॉस हो गई, फिर लॉस हो गई, फिर लॉस हो गई, और फिर ये इंक्रीज हो रही है। तो ये इंक्रीज तो हो रही है टाइम के साथ साथ, ये टाइम स्पान ही था, ये एक्स एक्सिस पे टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, पर कितनी नहीं हो रही, ओरिजिनल के बराबर नहीं हो रही। तो ये सारी जो है, ये क्या है? ये रीमोल्डेड स्ट्रेंथ है, रीमोल्डेड शेयर स्ट्रेंथ। ये सारी क्या? रीमोल्डेड शेयर स्ट्रेंथ है। फिर वापस इस पर लोड लगाया, फिर फेल हुआ, जीरो हुआ, एक तरह से जो मिनिमम 2.7 हुआ। अगेन फिर इंक्रीज हुई, पर उतनी नहीं हुई, फिर ये फेल हुआ, वापस इंक्रीज हुई, पर उसके बराबर नहीं हुई, फिर फेल हुआ, अगेन इंक्रीज हुई, पर इसके बराबर नहीं हुई। मतलब ओरिजिनल शेयर स्ट्रेंथ का कुछ पोर्शन वो रिगेन करता है, टोटल रिगेन नहीं करता। किसके साथ? विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द थिक्सोट्रॉपी। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है तो बताइएगा। नो डाउट। तो क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में सॉइल मास फेल हुआ, जब मिनिमम शीयर स्ट्रेंथ इसकी थी वो आ गई। अगेन फिर क्या किया हमने? रिमोल्ड किया। अगेन हम रिमोल्ड किया, अगेन इंक्रीज हुई, अगेन ये वापस डाउन चली गई। फिर रिमोल्ड किया, फिर बढ़ी, तो ओरिजिनल से कम हो रही है, यहाँ पे ओरिजिनल से कम है ये भी, और इसके ओरिजिनल से ये भी कम है, इसके कम ये भी है। तो टाइम के साथ रिगेन तो होती है, बट कंप्लीटली रिगेन नहीं होती। कुछ पोर्शन या कुछ पार्ट ऑफ शीयर स्ट्रेंथ रिगेन होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज दी थिक्सोट्रॉफी। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? थिक्सोट्रॉफी कहते हैं। डन। तो आज का सेशन इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपकी परसों है। आज कितना है? 12 है। 14 को है ना आपकी? 14 को है। आज 12 है, 14 को क्लास होगी। 14 को मिलते हैं। थिक्सोट्रॉपी हमारा लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्टिविटी ऑफ सॉइल। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। कोई भी डाउट हो पूछ लिया करो। ठीक है, मोबाइल नंबर आप सभी के पास है, व्हाट्सअप कर दिया करो, कोई डाउट हो आपको तो। ठीक है, कोई भी डाउट हो, मोबाइल नंबर आप सभी के पास है, व्हाट्सअप कर दिया करो। अच्छे से पढ़ो बाकी। चलिए, बाय।